वाई के गुप्ता जी, ये प्रेसिडेंट हैं एम्स जम्मू के, और बहुत अलग अलग, दिल्ली से लेके जम्मू से लेकर के भोपाल तक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हिंदुस्तान में कहूंगा क्या, जहान में मेडिकल प्रोफेशन के भीषम पितामह हैं, के लिए जोरदार अभिनंदन है। अब डॉक्टर साहब क्या कहोगे? देखो 60 मिनट से तो एक एक पर तो अभी आ गए। अब तो वो तो आपने कितने देखे हैं, मैंने आपके सामने कितने एग्जाम्पल रखे हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस। इंसुलिन छूट गया, अभी हेपेटाइटिस वाला खड़ा आपके सामने, क्या हुआ फिर? कैलाश साहब क्या हाल है? लिवर फंक्शन के सभी टेस्ट हाई थे, जो बेटी सब हाई थे। अब क्या हाल है? अभी जो बेटी ओवर सब 32-30 आ गए, और वायरल लोड 111 पैर आगे लगता, वायरल लोड 111 बैलेंस है अभी। वायरस लोड अब 111 पर आ गया है, थोड़े दिन में नॉन डिटेक्टिव हो जाएगा। और हेपेटाइटिस बी सैकड़ों हजारों लोगों का नेगेटिव किया है। 2018 में बीपी मेरे को 180 था, और तब से मैं मुक्तावटी ले रहा हूँ, सवेरे 2 गोली। अभी बीपी बिल्कुल 5 साल से क्लियर हुआ है। लो 5 साल से एलोपैथी की सिंथेटिक दवाएं बंद होगी, बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनासिनी मधुग्रीड दे देते हैं। चलो खुश रहे बेटा। कैलाश आशीर्वाद से सर, आजा। कैलाश की कृपा हो गई भोलेनाथ की कैलाश के ऊपर। तेरे को क्या था इधर? हाँ। मेरा नाम सीताराम है। मैं सीताराम, जाओ सीताराम जी। जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं दूसरी बार आया हूँ। 2023 में आया था, तब मुझे बीपी था। मुक्तावटी खाने से बीपी बिल्कुल सही हो गया। अभी मुक्तावटी भी बंद कर दी मैंने। मुक्तावटी भी बंद कर दी। डॉक्टर साहब, हम दवाइयों के गुलाम नहीं बनाते। हम ऐसा नहीं कि एलोपैथी से आयुर्वेद में शिफ्ट किया और फिर कहेंगे मुक्तावटी जरूर खाना। हम कहते भाई नेचुरली अपने आप को हील करो। लो मुक्तावटी से भी मुक्त हो गए। और कल एसपी किया, उसकी वजह से मेरा 3 किलो वजन कम हो गया है। शंख प्रक्षालन से 3 किलो वजन। लो रे भाई राम, जोरदार ताली बजाओ भाई। ये शंख प्रक्षालन का ना अभी मैंने महिमा मंडन थोड़ा कम कर दिया था, जिसके बारे में बताऊं लोगों करने लगते हैं, बाद में फिर अरे स्वामी जी हमको तो पता ही नहीं था। अरे ये सारे थेरापियों का बाप है शंख प्रक्षालन। लो सीताराम। इसकी फीलिंग अद्वितीय है, अप्रतिम है। करने के बाद ऐसा फील होता है जैसे हमारे पास कोई वजन ही नहीं है, बिल्कुल लाइट फील होने लगता है। ऐसे फूलों की तरह से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या करते हो सीताराम? मैं बैंकर हूँ। बैंकर है, तेरा बैंक बैलेंस सब ठीक रहे। चल सीताराम जाओ, खुश रहो। चलो भाई आशीर्वाद। ए सुधा इधर आ। इसने तो भाई हजारों माँ बहन बेटियों का जीवन बदला और पूरे ग्रुप के साथ आई, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और इसके बच्चे सब परम सुखी, ये खुद भी परम सुखी। बेटे बेटियां भी कहाँ कहाँ रह रहे? ओम स्वामी जी। हाँ, कोई नहीं, बैठ जाओ। बेटा 10 साल अमेरिका में रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ वापस आ गया कि नहीं, माँ बाप से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर जो है साइंटिस्ट था फेसबुक में, और बेटी कनाडा में है। और 2003 से मैं स्वामी जी से जुड़ी हुई हूँ। उससे पहले मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके थे, और सर्वाइकल की कमर की प्रॉब्लम थी, पट्टे लगाती थी। यहाँ आए हुए बहन भाई कुछ जानते हैं। और डॉक्टर ने कह दिया नीचे झुकना ही नहीं है। जब से 2003 से आपसे जुड़ी, अब मैं शीर्षासन, दंड बैठक सारी स्वामी जी सारी दंड बैठक लगा रही थी मेरे साथ। ये सब जिसको बना कर दिया था कि झुकना नहीं है, स्लिप डिस्क, उसको पेल दिया। दंड बैठक पेलते पेलते सब बीमारियों को धकेल दिया। और 2013 में बेटी को बच्चे नहीं हो रहे थे, 5 साल हो गई थी शादी को। और उसके बाद उसको सब संतान जगह IVF भी करा लिया, एम्स में, वो भी फेल हो लिया। फेल हो गया था। और उसके बाद वो मेरे पास आई, मम्मी अच्छा बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी 6 महीने बाद मान लो, तुम देखना उसका परिणाम। तो 3 महीने बाद ही, मैं पतंजलि फेस 1 था उस समय, तो वहाँ पर OPD में गई, 1 हफ्ता रहे दोनों, और 3 महीने में उसने कंसीव कर लिया था। वो बच्चा ही जब होने के बाद हम फोटो खींच रहे, उसके तो हाथ ऐसे चल रहा था उसका। बच्चा जन्म से अनुलोम विलोम कर रहा था। तो हाथ हटाओ हाथ हटाओ। फिर उसने, बेटी ने बताया, मैं ऐसे करती थी, ये वही कर। 7 दिन तक वो ऐसे करता रहा। वो बच्चा अलग ही है। लो जोरदार अभिनंदन है भाई। एक बेटी और है, वो अलग है। उसके समय उसने योग नहीं किया। तो दोनों में दिन रात का अंतर है। तो ये है गर्भ संस्कार से लेकर के, मैं अभी कितनी दिनों से कह रहा हूँ, गर्भ संस्कार, स्वर्ण संस्कार, ये योग संस्कार बड़ा गजब है। अभी पिछले दिनों मैंने बुलाया 15-20 जिनको 5-5 बार गर्भपात हो गया, IVF से लेकर के सारे कृत्रिम गर्भाधान के सारे साधन करा लिए, तब भी जिनको संतानें नहीं हुई, जिनको बहुत प्रकार के कष्ट थे। क्या क्या नहीं होता योग से, सब कुछ होता है। अब तो ये योग में ही जीती है। चलो जोरदार अभिनंदन। प्रचार, योग प्रचार, और कक्षाओं में सत्यार्थ प्रकाश की क्लास चल रही है स्वामी जी। क्या बात। चलो। और अभी पिछली बार 50 लोगों को लेकर आई थी, अभी 23 आए, 5 और आने वाले हैं। चलो ऐसे पूरे ग्रुप के साथ आती है। जोरदार अभिनंदन है। योगियों का पूरा ग्रुप बना दिया। सब बच्चे आ गए। ये तो एक बालक ने अप्रतिम लाभ पाया है। आओ, क्या नाम बहन? चैन। हाँ, ये मुंबई से आई है पूरे ग्रुप के साथ। 30 लोगों के लिए। वो दिल्ली का ग्रुप था, नोएडा का, NCR का। ये
मुंबई का ग्रुप माया नगरी में योग नगरी बसा दी। हाँ, क्या था तुमको? परम पूज्य स्वामी जी व आचार्य जी को सत सत नमन। हमारे बदलापुर ग्रुप से, योग टीम से, पतंजलि से। मेरे रोग था स्वामी जी, मेरे तो 2002 से ही रोग था, थायराइड वगैरह। और क्या रोग नहीं था, मैं तो रोगों में मतलब एक झुंड था, उसके बीच थी। मुझे अटैक 35 में ही आ गया था, 35 ईयर्स ओल्ड थी तब। ओए राम। और 27 ईयर्स ओल्ड थी तो मेरा यूट्रस रिमूव हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे रोग थे, वो मैंने ठीक करने के बाद मैं पतंजलि में, मेरे हस्बैंड शहीद हो गए थे 2014 में। उससे 3 साल पहले मैं आपसे जुड़ी थी 2011 में, और फिर मैंने छोड़ा। और जहाँ से मैंने सीखा उन्हीं गुरु ने मुझे वापस आपसे जोड़ा। उसके बाद से मैं आज तक योग में 50 क्लास तक लगाती हूँ। और 50 जगह तक उसको क्लासों का रूप दी। कितनी और बड़ी सेवा है। मैं ऐसे हूँ- सब करो तो कितना अच्छा हो जाए ना। मैं हूँ राजस्थान से और रहती मुंबई में, इसलिए मेरे साथ में 12 जने राजस्थान से हैं और 18 जने बदलापुर से हैं। मैं बदलापुर से हूँ। और बहुत से क्रिकेटर मामला है जो देखो कि ये बस आप ही बता दो इसको। अनुराधा हैं, इनके आँख का ऐसा प्रॉब्लम था कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरी आपको कोई डोनेट करेगा तो ही आप देख पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब देख रही है? अभी ये देख रहे हैं तो बहुत मतलब मैं इतना मुझे गर्व है कि हाँ? दो ही दो दिन ही में दिन देख हुए रही है? हैं। हाँ, और इनके आंखों में इतने पानी गिर रहा था कि जैसे बारिश हो रही है। हमें राम। इसे देख के आश्चर्य था। तो ये बोले कि मैं जा सकती हूँ क्या? तो मैंने यहाँ डॉक्टर से बात की और इनको लेके आई। चलो भाई, मैं कल योगराम निरामयम के बता रहे थे तो यहाँ पर भी है। दूसरे मेरे हैं जो ये चेन्नई से आए हैं और इनको ये बेटा 2018 से MS का प्रॉब्लम है इनको। और तो ये भी अभी भी थोड़ा हाँ, स्टेबिलिटी की नहीं, प्रॉब्लम। 3 दिन ही हुए हमें आए हुए। तो कल बोल रहा था आज मैं चल पाया हूँ बहुत दिनों से। बहुत So, दिनों ये के बस बाद चल पाया, चल ही नहीं पा रहा था। चल ही नहीं पा रहा था। ओह। तो इसके लिए मुझे बहुत क्या नाम बेटा? सुनील। तुम तो राजस्थान के हो क्या? राजस्थान से, पर रहते चेन्नई में हैं। और चेन्नई में। मैं बेंगलोर में भी क्लास चलाती हूँ, उससे जुड़े हैं। चलो भाई, चलो बच्चा अब चलने लग गया। अब हाँ, एक तीसरा मेरा अचीव है कि मेरी क्लास से मैं कंपटीशन में भी भेजती हूँ। सो गोल्ड मेरे डिस्ट्रिक्ट से 5 मेडल क्लास में, और ये मेरी नेशनल गोल्ड मेडल्स। क्या बात है भाई, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हो गई हाँ। योग में। क्या नाम बेटा? सुफला। लो भाई, क्या बात है, आशीर्वाद बेटा। क्या क्या आसन करती है? बाकी पूर्ण उष्ट्रासन, चक्रासन सब करती है? करके बताइए आपकी जो भी हार्ड आसन आपसे। ये लो, अच्छी बात है। अरे मैं तो बच्चों वाले कर रही है रे। खड़े होके भी करके बताइए। गिरना मत। पाँव उठाने की। बस ये तो चल रही है। चलो भाई, चल खुश रहो। चलो भाई, सबको आशीर्वाद है। और ये 2 से और सुन लीजिए आप। थोड़ा ज्यादा मत बोलो, अभी डॉक्टर साहब को सुनना है। 1 ही मिनट में बोलना। 1 मिनट। मैं 2017 में आई थी योगा के लिए, तो मेरा 80 किलो वजन था। हाँ, इतनी मोटी थी? हाँ। बोरी सा भर रखा था। हाँ, तो इन्होंने ही मेरे को लाया था मार्च में, महिला दिन के टाइम। हाँ। अरे मेरे पति को भी लेके आई अभी जबरदस्ती। जबरदस्ती हाँ, लेके अभी खींच मेरे पति पति उधर- को खींच के लाया करो। चल। हाँ, उधर बैठे हैं, खींच के लाया है। उनको बोला चलो ही, नहीं बोले तो भी अभी मैं 80 लेके किलो से आई। तेरा कितना हो गया? अभी 60 किलो वजन। लो भाई, 80 से 60 किलो की हो गई, पति को खींच के ले आई। हाँ, आणि पति का 80 वजन था, अभी 70 हो गया। 2 दिन में और कम हो गया। लो, 80 से 70 तो पहले कर दिया था, 2 दिन में और खींच दिया। 2017 ऐसे अपने बराबर कर देना। चलो खुश रहो, बड़ी खुश है ये। स्वामी जी एक रिक्वेस्ट है, मैं जो 30 जनों को लाई हूँ उनको आशीर्वाद एक साथ दे दीजिए। ना अभी दोपहर को दे देंगे। दोपहर को मिलूंगा। ओके, अच्छा ठीक। आज देखो, हर 2 दिन में लगभग एक बार मैं मिलता हूँ, और कोई जितने भी आते हैं सबको, और जो ग्रुप में आते हैं ग्रुप में भी सबके फोटो भी करवा देता हूँ, आशीर्वाद भी ले लेते। मैं हर साल लाती हूँ 20-30। चलो खुश हो, जोरदार अभिनंदन है। डॉक्टर साहब हाँ, इधर भी राजो, बाकी बैठो, अभी बैठो बैठो बैठो। एक बार डॉक्टर वाई के गुप्ता जी का जोरदार अभिनंदन है। ये तो ऐसे योगी पुरुष हैं। कुछ लोग ना गलत फहमियां फैलाते हैं, स्वामी रामदेव और डॉक्टरों का झगड़ा हो रखा है। स्वामी रामदेव और डॉक्टरों में तो अगाध प्रेम हो रखा है, अखंड प्रेम, और उसकी जीवंत उसके प्रतिमान है हमारे भाई के गुप्ता जी। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। और इनका प्रेम क्यों हो रखा है, इन्हीं से पूछो। डॉक्टर साहब, आपका और हमारा अफेयर कैसे हुआ ये बताओ। मैं यहाँ पर सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देश में अगर एकता लानी है तो एक दूसरे से जुड़ना है। हाँ, और योग एक ऐसी चीज है,
और ये स्वामी जी ने दिखा दिया कि योग से पूरा देश कैसे जुड़ सकता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और स्वामी जी ने सिर्फ देश में ही योग नहीं फैलाया, बल्कि मेरे ख्याल से शायद ही इस धरती पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे भारत का नाम, योग का नाम नहीं पहुँचा। और इसलिए आपको शत शत नमन। तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो इस बात पे गर्व नहीं महसूस करे कि भारत की ये जो धरोहर है, विरासत है, वो हम इस समय भारत में 25 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बने हैं और सारे मेडिकल कॉलेजेस का अपग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन हमारा तब तक हमको ये सार्थक नहीं होगा जबकि इसमें बढ़ने वाली अटेंडेंस कम ना होना शुरू हो जाए। हम वो दिन देखना चाहते हैं जबकि हर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में मरीज ही नहीं आए। हाँ, ये लक्ष्य है कि हम हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ाना लक्ष्य नहीं है हमारा। और वो इमरजेंसी में पहुंचे कभी कोई बहुत जरूरी है तो, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हमको इसका प्रिवेंटिव मैकेनिज्म कैसे होती है वो पता लगे। तो योग एक ऐसी चीज है जिससे कि कोई भी बीमारी रुकने में, बढ़ावा उसका कम करने में, प्रिवेंटिव करने में बहुत ही साधक है। और इसलिए ये जितने भी लोगों को, मुझको तो बहुत देर बाद इसका ज्ञान हुआ, हालांकि हमारी मदर 50 साल से करती थी। क्या बात। और मेरे ख्याल से, लेकिन डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ, मैं आपको पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, जितनी उम्र बढ़ रही जा रही है उतने आप स्मार्ट होते जा रहे हो, क्योंकि एज रिवर्स कर दिया आपने। क्योंकि हमारा आपका संबंध ऐसा है तो दूर से रह के भी इसका असर होता रहता है। और डॉक्टर साहब आपने जो रिसर्च फैकल्टी देखी वो बताओ जरा। देखिए, एक चीज हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज अचानक नहीं होती। हाँ, कोई भी चीज जादू नहीं है, हर एक में विज्ञान है। और मुझे जिस चीज ने प्रभावित किया, यहाँ पे डॉक्टर अनुराग यहाँ पे हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, यहाँ का साइंस का हमने पूरा इतना बड़ा डिपार्टमेंट देखा जो कि किसी भी तुलना में मतलब किसी भी वैज्ञानिक, हमने दुनिया भर के लैब्स देखी हैं, किसी से भी 1% कम नहीं है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। और उसमें जब हम कहते हैं कि ये योग का असर है, ये इस बॉटनिकल का असर है, ये इस दवाई का असर है, तो उसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मॉडल होते हैं। वो सेल से लेकर के चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे चूहे में हो, चाहे रैबिट में हो, या उसका क्लिनिकल ट्रायल हो, जब तक उसकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम क्लेम नहीं करना चाहिए, न करते हैं कि ये इसमें काम करता है। हाँ। तो दो चीजें होती हैं, एक हमने किसी को जांचा परखा, दूसरा सदियों से चली आ रही एक पद्धति जो फायदा कर रही है उसको हम जांचते हैं कि कैसे काम कर रही है। ये काम तो हो रहा है, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है? तो ये एक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन जो काम कर रहा है, और इतने दुनिया के सबसे अच्छे जर्नल्स में, पत्रिकाओं में वो शोध प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये कहना कि ये सत्य नहीं है, ये हमारा अज्ञानता है। हमको सवाल पूछें, कठोर से कठोर सवाल पूछें, और उस कठोर से कठोर सवाल पूछने के लिए हम एक से एक एडवांस रिसर्च करके बता दें कि ये कैसे काम कर रही है या नहीं कर रही, और कर रही है तो कैसे काम कर रही है। ये हमारा विज्ञान है। मैं एक चीज स्वामी जी को और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे देश में उम्र बड़ी अच्छी एक इंडिकेशन है कि एजिंग बढ़ रही है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से बहुत बढ़ गई, ज्यादा जी रहे हैं, ये बीमारियों के साथ जी रहे हैं। सबको बधाई के पात्र, लेकिन वो स्वस्थ जीवन रहे। आज से पहले आज हमारे देश में 10% लोग हैं जो 60 साल से ज्यादा के हैं, और ये अनुमान है कि 2050 में ये 60 साल से ज्यादा के लोग करीब 20% हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे। ये ताली बजाने का साथ साथ में एक और भी है, जब ताली बजती है तो इसका मतलब हम खुश होते हैं, लेकिन जब ताली बजती है तो इसका मतलब एक चुनौती है। चुनौती ये है कि हम ये जो 60 साल के ऊपर, 70 साल के ऊपर, 80 साल के ऊपर के लोग हैं, इनका जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बीमारियों के साथ लचर पचर होकर के ना जिए। अब हम 70 साल के हो गए, 72 साल के हो गए, 80 साल तक भी अगर हम चाहें तो हम आज जो उन्होंने कहा, हम तो यही चाहेंगे कि उस 80 साल में भी फिर ऐसे ही बोले हमको। अरे 100 साल में डॉक्टर साहब, हाँ,
इसी के लिए आपका अभी एंटी एजिंग और इसके ऊपर ही अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंटी एजिंग को आप ये मत सोचिएगा कि आप कल से आप 100 मीटर की रेस में भागने लगेंगे या आप उछल कूद करने लगे आपका फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन ये बात पक्की है कि योग से, और हमारे यहाँ इतनी सारी जड़ी बूटी दवाइयाँ हैं जिनमें एंटी एजिंग कंपोनेंट है। अब एंटी एजिंग करने को देखने के लिए बड़े रिसर्च, सेल से लेकर के एक्सपेरिमेंटल एनिमल तक लेकर के हम उसके केमिकल्स को लेकर के एनालिसिस करके बता सकते हैं कि इसमें एजिंग का जो प्रोग्रेशन है वो कैसे कम होता है। अब डॉक्टर साहब, अब आप दोनों इसी पर ही पूरा फोकस करके बहुत अच्छा, ज्यादा से ज्यादा हमको एजिंग के जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के उसके जो है न्यूक्लियस से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के उसके सेल के पूरा का पूरा आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन से लेकर के जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं एजिंग को के ऊपर काफी तो काम किया है। अब आगे का डायरेक्शन और आपका मिलेगा। तो मेरा उद्देश्य ये है, डॉक्टर गुप्ता साहब को 125 साल जीना, मुझे 150-200 साल जीना और बूढ़े होकर के नहीं जीना। ऐसे और घोड़े के साथ दौड़ना, मेरे को देखा ना घोड़े के साथ दौड़ते और हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे जितने लोग आज हैं, मेरे ख्याल से 1400 लोग हैं, उससे ज्यादा, इन सब की उम्र आपके बराबर ही हो। मेरी उम्र 30 साल की है। हाँ, बायोलॉजिकल एज, मेरा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, और अभी भी दौड़ता हूँ बहुत जोर से। हाँ, देखो ये घोड़े के साथ, ये तो धीरे धीरे, अब घोड़ा धीरे दौड़े, मैंने कहा इसको तेज दौड़ा, फिर भी धीरे दौड़े, मैंने कहा और तेज दौड़ा, और तेज, इतना तेज करा करके मैंने ऐसे दौड़ाया, ये तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक वीडियो वायरल हो गया। फिर बाद में एक बार तो मैंने सोचा कि मैं इसके आगे से क्रॉस करता हूं, फिर लोग कहेंगे बाबा जी क्या कर रहे हो। तो ये तो खैर ऐसा है। तो डॉक्टर साहब आपको भी दौड़ा के छोड़ूंगा। चलो, डॉक्टर साहब के लिए जोरदार अभिनंदन है। और डॉक्टर अनुराग जी अब एजिंग के ऊपर ही कुछ काम कर रहे हैं, बताओ क्या क्या कर रहे हैं। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम। सर, आपके चरणों मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम एजिंग के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, हमने एजिंग के जो फैक्टर्स हैं उन पे काम करने का प्रयास किया, ये देखने का प्रयास किया कि एजिंग होती कैसे है, उसके मॉलिक्यूलर साइंस कैसे हैं, और एजिंग का जो पूरा पाथ है, चाहे वो एक सेल के लेवल पे हो, चाहे टिश्यू के लेवल पे हो, चाहे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर के लेवल पे हो, वो एक सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल पाथ से ड्राइव करती है। तो हमने ये देखा सर, जो हमारे रिसेंट काफ़ी अच्छे डेटा हैं, कि हम एक सेल के लेवल पर एजिंग को इंड्यूस कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स देके एक सेलुलर सेनेसेंस को इंड्यूस कर सकते हैं, और वो जो सेनेसेंस है उसको हम दवाइयों से, एक बहुत अच्छी औषधि है सर, इसका नाम है इम्यूनोग्रेट के इस्तेमाल से उस एजिंग को डिले कर सकते हैं, उसके होने से रोक सकते हैं। और सर, जो एजिंग एक बार हो चुकी है उसको हम कुछ हद तक रिवर्स भी कर पा रहे थे। तो ये एक ऐसे फाइंडिंग्स थे जो मैं बता रहे थे कि सेलुलर लेवल पे जो चेंजेस हैं एजिंग की वजह से, वो कैसे काम करते हैं। तो सर, इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपसे ज्ञान लेना चाहूँगा, और आप अगर सबको बताएंगे तो सबको पता भी लगेगा कि एजिंग की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गन में थोड़ी कैसी होती है, हार्ट से लेके किडनी, लिवर, ब्रेन, लंग्स एंड जो हमारे 5 वाइटल ऑर्गन है सर, उन 5 वाइटल ऑर्गन में जो एजिंग का प्रोसेस है, क्या वो सर सेम है या वो अलग तरीके से काम करता है? और अगर वो करता है तो क्या सर एजिंग का जो प्रोसेस है उसको हम किसी तरीके से डिलीनिएट कर सकते हैं, या कुछ ऐसे हैंडल्स ले सकते हैं कि जिससे हम एजिंग को रेगुलेट कर पाएं? सर, थोड़ा इस बारे में आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद डॉक्टर अनुराग जी। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और वहीं से एजिंग प्रोसेस भी शुरू होती है, और जब तक जीवन है एजिंग प्रोसेस चलती रहती है। तो इसको आप ये समझ लीजिए कि सेल के अंदर एक टूट फूट कार्यक्रम चलता रहता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन, और दूसरा उसी समय रिपेयर का काम भी चलता रहता है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ये लगातार शरीर में चलता रहता है, और अगर नहीं हो तो आदमी राक्षस बन जाएगा। और ये कई बार ये स्पीड इसकी डिस्ट्रक्शन की ज़्यादा हो जाती है, रिपेयर की प्रोसेस कम हो जाता है। तो रिपेयर का प्रोसेस ठीक रहे और रिपेयर का प्रोसेस बढ़े, इसको हम एक तरह से एंटी एजिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब एंटी एजिंग, अगर आपने एजिंग देखा हो तो ब्रेन के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है, उससे एल्जाइमर हो सकता है, फॉरगेटनेस फुल हो जाता है। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी नसें हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उससे हार्ट अटैक होने की संभावना होती है, थकान होती है, लंग्स हमारे थोड़े गंदे हो जाते हैं, और उसमें जॉइंट्स में हमारे घिस जाते हैं और रिंकल्स पड़ जाते हैं। ये सारे एजिंग का प्रोसेस है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे बोन हो। और इसको अगर हम चाहें तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो हमारे नेचर में हैं
योगा है, इससे इनको रोका जा सकता है काफ़ी हद तक, और इसी को हम एंटी एजिंग कह रहे हैं। अब हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में भी एक बहुत बड़ा जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट बना है, और जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च का विंग है जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं। एंटी एजिंग का मतलब ये मत लीजिएगा कि 70 साल का आदमी 20 साल का बन जाएगा, लेकिन प्रोसेस बहुत कम हुआ। अगर आपको ये पता हो, च्यवनप्राश, ऋषि च्यवन जो थे, उन्होंने जब अपने लिए प्राश बनाया बहुत सारी औषधियों को मिला के, तो उन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि ये च्यवनप्राश खाने के बाद वो हर उनका ऑर्गन काफ़ी हद तक वो रिवर्स हो गया, मतलब अच्छा हो गया, एंटी एजिंग प्रोसेस। तो इससे हमें एक ज्ञान ये मिलता है कि हमारे नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम सेवन करें, योग का हम दिन रात मतलब हर रोज़ उचित व्यायाम करें, तो हमारी एजिंग प्रोसेस काफ़ी हद तक रुक सकती है, और इसको हम एंटी एजिंग कहते हैं। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि क्योंकि भारत देश में एक तरफ हमने विज्ञान में तरक्की करी है, स्वास्थ्य में बहुत तरक्की करी है, लेकिन उसका एक प्रभाव ये भी है कि 20% हमारे लोग 60 साल के ज़्यादा के हो जाएंगे। इसलिए हमें आज चेतना है, आज हमें जग जाना है कि हमारे 60 साल में भी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ वही हो जो 40 साल में या 50 साल में हमारी थी। वो जमाने गए जब 60 साल में आदमी को हम कहते थे बूढ़ा हो गया, सठिया गया। नहीं, अब नहीं सठियाता वो, अब नहीं बूढ़ा होता वो, और हम चाहते हैं कि 80 साल में भी आप इतना ही स्वस्थ रहें कि आपको अस्पताल में जाने की ज़रूरत बहुत कम ही पड़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अभी एजिंग के बारे में बताया, ये बिल्कुल एक ऐसी वाली चेतना है जो शायद सबको अभी इस वक्त पे आ जाए तो अच्छा रहता है। पर सर जो एक और अभी डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो है सर इम्यूनिटी। तो सर इम्यूनिटी और एजिंग सर ये आपस में कैसे लिंक हैं? क्या अच्छी इम्यूनिटी एक डिलेड एजिंग को बताती है, या फिर ओवर एक्टिव इम्यूनिटी के कुछ इफेक्ट भी होते हैं, या अगर इम्यूनिटी बहुत ख़राब है तो क्या सर हमारी एजिंग जल्दी हो जाती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। आपने देखा होगा जब बच्चे को कोई बीमारी होती है, चोट लगती है या कुछ होता है, तो वो बड़ी ही जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी, उसकी जो शक्ति है, आंतरिक शक्ति, जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए बड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है, जब एजिंग प्रोसेस 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, तो ये प्रतिरोधक शक्ति जिसे कहते हैं, इम्यूनिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए छोटा सा इन्फेक्शन भी आदमी को निमोनिया पैदा कर देता है, छोटा सा इन्फेक्शन भी सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर देता है। तो ये और कैंसर जैसी भी चीज़ भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इम्यूनिटी कम है। तो हम दो तरीके हैं, या तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दें, या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ऐसी चीज़ें, जड़ी बूटी का सेवन करें जो जानी जाती हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और योगा करें जिससे कि इम्यूनिटी बढ़े। तो इम्यूनिटी बढ़ने से सारी बीमारियों से लड़ने की एक प्रतिरोधक शक्ति शरीर में पैदा होती है। तो हम क्यों ना ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे और बढ़े, और बीमारियां भी कम से कम हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दो बड़े एस्पेक्ट को एक साथ जो कनेक्ट किया सर, वो बड़ा अच्छा रहा। और आई थिंक ये बात सबको भी अब अच्छे से समझ में आने लगी है कि जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, हम शायद उतने एज स्लोली होते हैं। और सर जब हम बात करते हैं एजिंग की, वो एक स्किन वाली जो एजिंग है, कि चेहरे पे झुर्रियाँ आना और थोड़ा सा ज़्यादा उम्र का लगना, सर वो जो है उसके कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं सर, या फिर वो सिर्फ एक नेचुरल एजिंग का ही प्रोसेस है? उसको सर हम कैसे काबू करें? कुछ लोग कहते हैं कोलेजन का अच्छा सेवन, कोलेजन का बेटर मेंटेनेंस, कुछ योग, पर सर स्किन को लेके थोड़ी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि सर कोई भी बूढ़ा नहीं दिखना चाहता। अंदर से चार कैसे भी हो, सामने हमारा जो आवरण है वो चमकदार ग्लोफुल बना रहे तो अच्छा रहता है। तो सर इस संदर्भ में आपके विचार कैसे रहेंगे? देखिए, स्किन नेचर का सबसे दिखने वाला चीज़ है आदमी का, और हर आदमी चाहता है कि उसकी स्किन बढ़िया हो, चमकदार हो और फ्रेश लगे। लेकिन स्किन के अंदर कोलेजन होता है और धीरे धीरे ये मात्रा कम हो जाती है, इसलिए रिंकल्स आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी एजिंग है, जिसमें कोलेजन अपने आप बढ़ रहा है, स्किन का डैमेज कम हो रहा है, तो ये स्किन की एजिंग काफ़ी हद तक कम हो सकती है। एनवायरनमेंट बहुत रोल प्ले करता है, और ये पॉल्यूशन बड़ा रोल प्ले करता है। और हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो तो पॉल्यूशन है, अभी लोगों ने इस पर भी स्टडी करी है कि स्किन की रिंकलिंग और स्किन के कलर और इस सब का असर। अब देखिए, आप जाइए स्कैंडिनेविया में, आप जाइए ऑस्ट्रेलिया में, आप जाइए न्यूजीलैंड में या स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना साफ़ सुथरा है कि वो यहाँ पे अगर आ जाते हैं, जब दिल्ली में ऐसी जगह पे पॉल्यूशन की वजह से उनको लगता है कि हमारी स्किन तो थोड़े दिन में ही झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो अब पॉल्यूशन का अफेक्ट
और एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत है, और इसको बचने के लिए हम पॉल्यूशन भी ठीक करें, एनवायरनमेंट भी ठीक करें, जहाँ पे जितना भी हम संभव हो सकता है उसको करें। लेकिन साथ साथ में हमारे पास कुछ ऐसी भी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, ऐसे लेप हैं जो कि उससे हम एंटी एजिंग स्किन की दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर जो मेरा एक लास्ट प्रश्न है और वो शायद ज़्यादा क्रिटिकल है, वो है सर एजिंग ऑफ ब्रेन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी याददाश्त भी कम होती जाती है। तो सर नॉर्मल टाइम के अलावा कुछ और भी इसमें ऐसे फैक्टर हैं क्या जो हमारी ब्रेन की एजिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं? क्या हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर कर उस ब्रेन की एजिंग को स्लो कर सकते हैं, या सर अगर रिवर्स कर सकें तो सर बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इस संदर्भ में सर आपके थोड़े सा मार्गदर्शन बड़ा अच्छा रहेगा सर। जैसे शरीर का कोई भी अंग एजिंग होती है, ब्रेन की भी एजिंग होती है। उसके 2-3 कारण होते हैं। ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और वहाँ पे सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसको हम कई बार कहते हैं कि माइक्रो इन्फार्क्ट भी बन जाते हैं। इन्फार्क्ट मतलब वहाँ के ब्लड खत्म, माइक्रो इन्फार्क्ट। और धीरे धीरे ब्रेन के अंदर सेरिब्रल एट्रोफी मतलब सिकुड़ जाता है ब्रेन एक उम्र के बाद में। और ये सब चीज़ें एजिंग का प्रोसेस है, और इसका सबसे असर पड़ता है याददाश्त पे। एक विवेक, उसका विवेक धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका एनालिसिस पावर कम हो जाती है, और कई सारी सोचने की शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो जाती हैं। अल्जाइमर, टेंशन और एंजाइटी, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसको करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो कुछ एक्सरसाइज हैं ब्रेन की, वो आप करें। दूसरा, जितना ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचेगी, जितना प्योर आप वातावरण में रहेंगे, एजिंग प्रोसेस कम होगी। बहुत सारी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर, जिसे हम कहते हैं कि न्यूरो डीजनरेटिव मतलब ब्रेन को धीरे धीरे डीजनरेट, वो डिसऑर्डर्स को पे काम करती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग हमने देखा कि मंडूप करनी है या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्राह्मी हैं और इनके सबके मिक्सचर्स हैं। ये सारी चीज़ें न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स या एपिलेप्सी, स्ट्रोक, इन सब में भी फ़ायदा पहुंचाती हैं, और इसलिए इस पर शोध करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में बताया कि जो एजिंग को लिंक करते हैं इम्यूनिटी से, न्यूरो डिजनरेशन से, नॉर्मल लाइफ स्टाइल से, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से। और हमने सर आज काफ़ी कुछ सीखा, और सर ने जो हमें बताया और ये बता कि हमें किस डायरेक्शन में और शोध करना चाहिए, हम इसको एक प्रेरणा के तौर पर लेंगे और इस रिसर्च को सही डायरेक्शन में और आगे लेकर चलेंगे। तो सर के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबसे अनुरोध है कि एक बार बहुत जोरदार ताली बजा लेते हैं, और इतनी जोर से बजा लेते हैं कि जो बगल में पीआरएफ के साइंटिस्ट बैठे हैं उनके कानों तक भी आवाज़ पहुँचे। चिकित्सा क्षेत्र के मूर्धन्यता को प्राप्त दोनों विद्वज्जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए शांति पाठ के साथ आज के सत्र को पूर्णता प्रदान करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को